नमस्कार मित्रों, आज हम हिंदी और उसके विकास के प्रमुख युगों में से एक साठोत्तरी कविता। साठोत्तरी कविता का समय क्या है? इस समय देश की स्थितियां कैसी थी? साठोत्तरी कविता का उदय क्यों हुआ और उदय हुआ तो किन परिस्थितियों के कारण हुआ, किन लक्षणों को लेकर के ये हमारे सामने आया, इसकी क्या प्रमुख प्रवृत्तियां थी, इस विषय पर आज हम अध्ययन करेंगे। मित्रों, अगर हम साठोत्तरी कविता की उदय इसके समय का अध्ययन करें तो हम कह सकते हैं कि मुख्यतः 1962 में चीनी आक्रमण के पश्चात हिंदी में साठोत्तरी कविता का उदय हुआ। युद्ध कोई सा भी हो, आक्रमण कोई सा भी हो, टकराहट कैसी भी हो, विनाश को लेकर आती है, भयंकरता के साथ आता है। मित्रों, भारत पर चीन का आक्रमण एक प्रकार से हमारे राजनीतिक जीवन में, हमारे सामाजिक जीवन में और साहित्यिक जीवन में नई क्रांति लेकर आता है। निर्विवाद रूप से कह सकते हैं कि चीनी आक्रमण के पश्चात हमारे राजनीतिक और साहित्यिक जीवन में एक नया परिवर्तन आ गया। ये नया जो परिवर्तन है वो विविध क्षेत्रों को लेकर आया। कथ्य में नयापन, शिल्प में नयापन और भाषा में नयापन। अगर हम साठोत्तरी कविता की चर्चा करते हैं मित्रों, तो साठोत्तरी कविता में मुख्य रूप से दो स्वर हमारे सामने आते हैं। वे दो स्वर कौन से हैं? पहला स्वर है साठोत्तरी कविता से पूर्व की पीढ़ी के प्रति मोहभंग। ये मोहभंग स्वतंत्रता के 20 वर्ष पश्चात अचानक 1967 में सुनाई देने लगता है। इस समय तक आते आते कवियों के मानस में और जनता के मानस में मंझली पीढ़ी के प्रति मोहभंग उत्पन्न हो गया और इस उत्पन्न हुए मोहभंग को कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से सर्वजन तक पहुंचाने का कार्य किया। मित्रों, ये कोई अचानक नहीं हुआ था और इसके मूल में केवल चीनी आक्रमण ही नहीं था। चीनी आक्रमण के अलावा मित्रों, पाकिस्तान का कच्छ पर आक्रमण करना, कच्छ न्यायाधिकरण का दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय और ताशकंद घोषणा, इन तीन प्रमुख घटनाओं को भी इस मोहभंग के पीछे ले सकते हैं। इन घटनाओं ने सामान्य जन और बुद्धिजीवियों
के मन में मोहभंग की स्थिति पैदा कर दी। मित्रों, जब मनुष्य के मन में किसी परंपरा के प्रति, किसी अवस्था के प्रति, किसी परिवेश के प्रति जब मोहभंग होता है तो उसके मन की स्थिति एक विचित्र स्थिति हो जाती है। उस व्यक्ति का मन एक नवीन स्थापना, नई सोच और नई क्रांति के स्वर लाने की कोशिश करता है। ऐसा ही उस समय जनमानस में, बुद्धिजीवियों के मन में और कवियों के मन में उत्पन्न हुआ। इन राजनीतिक और सामरिक घटनाओं के अतिरिक्त कुछ अनेक ऐसी घटनाएं भी थी जिन्होंने भी इन्हें प्रज्वलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरा स्वर है इस काल की कविता का विद्रोह का। जब कवियों के मन में मोहभंग की स्थिति हो गई तो उन्होंने रूढ़ियों के प्रति, परंपरा के प्रति, अव्यवस्था के प्रति, विसंगतियों के प्रति, विद्रूपताओं के प्रति विद्रोह का स्वर अपनाया। उस समय के परिवेश में कुछ समसामयिक गतिविधियों, समसामयिक राजनीतियों, कुछ अंतर्राष्ट्रीय चेतना के कारण, कुछ सामाजिक आर्थिक विसंगतियों के कारण उत्पन्न हुआ मोहभंग, उत्पन्न हुई चेतनाओं के कारण उस समय की कविताओं में विद्रोह का स्वर दिखाई देता है। अब हमारे मन में एक प्रश्न उठता है कि अंतर्राष्ट्रीय चेतनाएं कौन कौन सी थी, या किन किन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को हम देख सकते हैं कि जिनके कारण उस समय मोहभंग की स्थिति हुई और मोहभंग के फलस्वरूप जनमानस में, बुद्धिजीवियों के मन में विद्रोह का स्वर उत्पन्न हुआ। मित्रों, विज्ञान आवश्यक है। विज्ञान के जो परिणाम हैं वो लाभदायक भी होते हैं, परंतु अति वैज्ञानिकता और उसका दुरुपयोग मनुष्य के लिए हानिकारक भी सिद्ध हो सकते हैं। परमाणु हथियारों की होड़, विनाशकारी हथियारों की होड़ और उनका दुरुपयोग कितना विनाशकारी होता है, यह द्वितीय विश्व युद्ध में देखा गया। जापान आज भी उस घटना को विस्मृत नहीं कर पाया। कितना बड़ा नुकसान हुआ, कितनी बड़ी क्षति हुई, कितनी बड़ी उसे हानि उठानी पड़ी, ये बात जापान ही अच्छी तरह से समझ सकता है। तो विज्ञान की भयावहता और मानवीय संगठनों का बोलबाला, किस प्रकार मानवीय मूल्य हैं वे संकुचित होते जा रहे थे। विश्व भर में अधिनायकवादी प्रवृत्तियों का आधिपत्य बढ़ता जा रहा था। पूंजीवादी व्यवस्था के जो दुष्परिणाम थे वो सामने आने लग गए थे। मनुष्य अस्तित्व के प्रति सजग हो गया था, जागरूक हो गया था और अपने अस्तित्व के लिए वो संघर्ष करने लग गया था। इसके साथ साथ आधुनिकता का अभिशाप, ये जो सब अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं थी वो सामान्य जन के मन में एक प्रकार से विद्रोह का स्वर पनपा रही थी,
विद्रोह के स्वर को जन्म दे रही थी। युवा पीढ़ी के मन में तनाव था, आक्रोश था, विद्रोह था और क्रांति की भावना उत्पन्न हो रही थी। हिंदी कविता में यह भावना रूप धारण करके सामने आ रही थी। तो मित्रों, 60 के बाद की जो कविता है वो साटोत्तरी नाम से जानी जाती है, साटोत्तरी नाम से कहलाती है। और 1960 के बाद की जो देश की स्थिति थी, समाज की जो स्थिति थी, जो राजनीतिक स्थिति थी, वे सब समसामयिक घटनाएं, राजनीतिक घटनाएं, सामाजिक घटनाएं, विसंगतियां, विद्रूपताएं कविता के माध्यम से हमारे सामने आती है। अब इस साठोत्तरी कविता या साठोत्तरी कविता की क्या प्रमुख प्रवृत्तियां थी, इसके क्या लक्षण थे, इसकी क्या विशेषताएं थी, ये जानना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। तो आइए इन पर भी आज हम चर्चा करते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले प्रवृत्ति के रूप में हम लेते हैं महोभंग। महोभंग किससे हुआ, क्यों हुआ, ये हमने अभी पढ़ा है। महोभंग हुआ चीन का आक्रमण, कच्छ का दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय, ताशकंद घोषणा, कांग्रेस सरकार की निष्क्रियता, भ्रष्टाचार, नेताओं के झूठे आश्वासन, बेरोजगारी, अकाल, भुखमरी और सांप्रदायिकता, ये सब समस्याएं हमारे मन में, यह ऐसे कहा जा सकता है कि उस समय के जनमानस में मोहभंग उत्पन्न करने में सहायक सिद्ध हो। जनता को बड़ा विश्वास था, बड़ी आशा लगा के बैठी थी। स्वतंत्रता के बाद बड़ी बड़ी मनोकांक्षाएं, अभिलाषाएं पूर्ण होने की तमन्ना के साथ बड़े उत्साहित थे, परंतु बढ़ती हुई बेरोजगारी, नेताओं के भ्रष्टाचार, विदेशी आक्रमण, दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय, कुछ समझौते, इन्होंने जनता के मन में निराशा का भाव पैदा किया। जनता को राजनीति पर, नेताओं पर अविश्वास हो गया, मोहभंग हो गया। और इस मोहभंग को कवियों ने बड़ी ही बखूबी के साथ प्रस्तुत किया है। कैसे प्रस्तुत किया, देखते हैं। मैंने इंतजार किया, अब कोई बच्चा भूखा रहकर स्कूल नहीं जाएगा, अब कोई छत बारिश में नहीं ढकेगी। देखिए कितनी आशाएं थी, कितनी अभिलाषाएं थी, बड़ी संभावनाएं मन में थी, परंतु परिणाम जब सामने आया, स्थितियां जब जैसी थी वैसी बनी रही, बल्कि पीछे की ओर जाती रही, तो जनता में मोहभंग का होना स्वाभाविक सी बात थी। कांग्रेसी शासन में पतंत्रता में संजोई गई आशाएं धूमिल पड़ गई। और कवि कहता है 20 साल धोखा दिया, 20 साल धोखा दिया गया, वही फिर मुझसे कहा जाएगा, विश्वास करने को पूछेगा संसद में, झेला झाला मंत्री, मामला बताओ, हम कार्रवाई करेंगे। देखिए कितने सटीक शब्दों में, कितनी सपाट बयानीता के साथ कवियों ने अपनी कविता के माध्यम से वास्तविक स्थिति का अवलोकन किया है। इस मोहभंग को कवियों ने किस प्रकार अभिव्यक्ति दी है।
इसके अलावा साठोत्तरी कविता में विद्रोह का स्वर दिखाई देता है। मित्रों, विद्रोह किसके प्रति है? विद्रोह है विद्वताओं के प्रति, विद्रोह है कुरीतियों के प्रति, विद्रोह है जड़ता के प्रति, विद्रोह असमानता के प्रति, निष्क्रियता के प्रति, विसंगतियों के प्रति। इस विद्रोह को साठोत्तरी कविता के माध्यम से, साठोत्तरी काव्यों के माध्यम से कवियों ने प्रस्तुत किया। इस धारा के कवियों ने कविताओं के माध्यम से शास, शोभ, उत्तेजना को बड़ी सफलता के साथ अभिव्यक्ति दी है। अगर हम कवि धूमिल की कविताओं का अध्ययन करें तो इस विद्रोह को कवि धूमिल ने किस प्रकार अभिव्यक्ति दी है। धूमिल ने लिखा, मैं देखता रहा, हर तरफ ऊब थी, संशय था, नफरत थी, मगर हर आदमी अपनी जरूरतों के आगे ऐशाई था। उसमें सारी चीजों को नए सिरे से बदलने की बेचैनी थी, रोज था, लेकिन उसका गुस्सा एक तत्वहीन मिश्रण आग, आंसू और हाय का। इसी कारण अतिशय निराशा ने कवि के मानस को आच्छन्न कर दिया था। और लिखते हैं, कोई भी जगह नहीं रहने के लायक, न मैं आत्महत्या कर सकता हूं न औरों का खून। कितनी निराशा, कितनी बेबसी इन पंक्तियों में कवि ने दर्शाई है। इस समय के कवियों का लगाव राजनीति के प्रति था, क्योंकि राजनीतिक अधिक गतिशील, प्रत्यक्ष और क्रूरता की सच्चाई इन्होंने की है। इन कवियों ने समकालीन दुनिया की पहचान बड़ी गहराई के साथ की है और उसकी प्रतिक्रिया भी उन्होंने की है। राजनीति से जुड़ाव होने के कारण, राजनीति से लगाव होने के कारण इन कवियों ने अपनी रचनाओं में राजनीतिक यथार्थ को अभिव्यक्ति दी है। किस प्रकार राजनीति को सरेआम नंगा किया है, आइए देखते हैं। लोकतंत्र को जूते की तरह लाठी में लटकाए, लोकतंत्र को जूते की तरह लाठी में लटकाए, आगे जा रहे हैं सभी सीना फुलाए। अपने यहाँ संसद तेल की वे धानी है, अपने यहाँ संसद तेल की वे घानी है, जिसमें आधा तेल आधा पानी है। ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की जो कविता है, देखिए राजनीतिक यथार्थ को किस प्रकार अभिव्यक्ति दे रही है। मित्रों, इसी प्रकार आप देख सकते हैं, दरअसल अपने यहाँ जनतंत्र एक ऐसा तमाशा है, अपने यहाँ जनतंत्र एक ऐसा तमाशा है जिसकी जान मदारी की भाषा है। तो राजनीतिक लगा होने के साथ साथ इस समय के कवियों ने संघर्ष रहने की भावना अपनी कविताओं के माध्यम से अभिव्यक्ति किए। समाज के व्यवहार और राजनीति से दुखी मानो अपने आप को इन बंधनों से मुक्त करने के लिए प्रयासरत, संघर्षरत, इस भावनाओं को इन कविताओं में दर्शाया गया। किस प्रकार दर्शाया गया, देखिए। दर्शाया गया कि बांस के झुकने को मैं क्षमा नहीं कर सकता, मुझ में नहीं उगेगा बांस, मुझ में नहीं उगेगा बांस। कंकड़ से फोड़ूंगा दूर पड़े रस के गिलास, कांटे से भेदूंगा फलों की त्वचा। कीचड़ या तारकोल को मुड़ियों में फेंकूंगा, नंगे शरीर की अपराधी तोंदों व गालों पर। तो इस प्रकार साठोत्तरी कवियों ने मानव जीवन की संघर्ष भावनाओं को अभिव्यक्ति दी है। इसके अलावा साठोत्तरी कवि नई संवेदना लेकर आया, छायावादी और प्रयोगवादी काव्य संस्कारों से
अपना संपर्क अलग करके उन्होंने नई संवेदना और नए शिल्प का प्रयोग किया है। पारंपरिक मूल्य थे, परंपरागत मूल्य थे, उनको इस काल के कवियों ने स्वीकार नहीं किया। इसलिए तो रघुवीर शाही ने अपनी कविताओं में कहा, क्या कहा है, कितना अच्छा था छायावादी, एक दुख लेकर एक जान देता था। कितना अच्छा था प्रगतिवादी, हर दुख का कारण वह पहचान लेता था। कितना महान था गीतकार, जो दुख के मारे अपनी जान ले लेता था। कितना अकेला हूं मैं समाज में, जहां सदा मरता है एक और मतदाता। इस प्रकार नई संवेदना लेकर के इस समय के कवि अपनी रचनाओं के माध्यम से हमारे सामने आता है। इसके अलावा हम साटोत्तरी कविता की एक प्रमुख प्रवृत्ति ले सकते हैं, सपाट बयानी। साटोत्तरी कविता में मित्रों गहराई कम है, सतही हलचल का अधिक ब्यौरा है। साप गोई जहां उसकी विशेषता है, वहीं सपाट बयानी इसकी कमजोरी भी है। साटोत्तरी कविता में अभिधात्मक कथन यानी सपाट बयानी का वर्चस्व है, इसकी बहुलता है, इसकी मात्रा अधिक है, इसलिए वह लाक्षणिक और व्यंजनात्मक गरिमा से काफी दूर चली जाती है। लेकिन इस दृष्टि से अगर हम साटोत्तरी कविता का आकलन करें तो ये कह सकते हैं कि वह जनजीवन के अधिक निकट आ गई, जनजीवन के अधिक संपर्क में आ गई। इस काल के कवियों ने शाब्दिक दृष्टि से नए नए शब्द भंडार उत्पन्न किए और नए नए शब्दों का प्रचलन करने लगे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि साटोत्तरी कविता एक क्रांति और विद्रोह का स्वर लेकर के हमारे सामने आती है, जिसमें नवीनता है, नवीन संवेदना है। उस समय देशकाल और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य घटनाओं से लेकर मन में उपजी निराशा, मन में विद्रप्ताओं के प्रति उत्पन्न हुआ विद्रोह का भाव को लेकर के ये कविता हमारे सामने आती है। कुछ विशेषताएं मित्रों शेष बच गई हैं, उनका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।